सुनो, आप लोगों ने सुना? क्या हुआ बापट? क्या सुना? क्या हो गया है? मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मार दी। क्या? हाँ, अभी अभी खबर मिली है। करजन वायली और एक अन्य आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ढींगरा ने वायली को मारने के बाद खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे फौरन पकड़ लिया। अभी उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गए हैं। मैं उसी दिन उसके तेवर देखकर समझ गया था। वो बार बार बलिदान देने की बात कर रहा था। आज उसने हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, अंग्रेजों की नींव हिला दी है। ढींगरा की ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम सभी मिलकर इन अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों साथियों, तुम तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, पूरे लंदन में मानो आग सी लग गई है। सभी एक ही बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की अपनी ही मातृभूमि पर युद्ध प्रारंभ हो गया है। और तो और कुछ हमारे ही देश के नेता लोगों ने एक बैठक का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें वो मदन लाल ढींगरा की इस कुर्बानी को गलत साबित करते हुए अंग्रेजों से माफी मांगने की सोच रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कौन है वो लोग? कहां बैठक बुलाई है उन्होंने? विपिन चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, खापरडे, आगा खां, भावनगरी और कूच बिहार के राजकुमार भी है। ये आम सभा कैक्सटन हॉल में होगी। हम सभी वहां चलेंगे और उनके किसी भी निंदा प्रस्ताव का विरोध करेंगे। हम मदन लाल ढींगरा की कुर्बानी का अपमान नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, नहीं होने देंगे। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, देश के हित के लिए अब शीश भी मैं वार दूं, मैं मौत भी स्वीकार लूं, अब शीश भी मैं वार दूं, अब शीश भी मैं वार दूं। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक सिर्फ रे हिंदुस्तानी नौजवान जिसका नाम मदन लाल ढींगरा है, उसने करजन वायली को गोली मारकर कत्ल कर दिया। और यह एक घिनौना काम है, अ शेमफुल एक्ट। देश की आजादी के लिए लड़ना एक बात है, पर किसी को कत्ल करना दूसरी बात। हम मदन लाल ढींगरा की इस हरकत की निंदा करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करें। मैं इस निंदा प्रस्ताव का विरोध करता हूं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं हूं विनायक दामोदर दास सावरकर। ये तो वीर सावरकर है। अच्छा, बहुत ही सीरियस रहता है। अच्छा जी, बहुत ही सीरियस है, काफी बड़ा लगता है। हरनाम, बापट, रहने दो। आगा खां, क्या यह था तुम्हारा निंदा प्रस्ताव? शेम ऑन यू। शेम 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 शेम। आगा खां, हम भी इस निंदा प्रस्ताव का विरोध करते हैं। हाँ हाँ, हम भी विरोध करते हैं। हाँ हाँ, हम भी विरोध करते हैं। हम भी विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। एकता की नींव डालो, बन जाएगी ढाल वो, भिन्नता का जो बना
मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है। तुम श्रेष्ठ हो मदन, तुम महामानव हो। सावरकर, तुम्हें मेरी आंखों में डर तो नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं। 17 अगस्त की सुबह जब ये लोग मुझे फांसी के फंदे तक ले जाएंगे तो भी इसी तरह मुस्कुराता हुआ जाऊंगा। बस इसी बात का दुख है कि देश पर न्यौछावर करने के लिए एक ही जीवन मिला। अगर मेरे पास 1000 जीवन भी होते तो यूं ही हंसते हंसते देश पर कुर्बान कर देता। मदन, तुम्हारी इस कुर्बानी से लाखों लोग प्रेरित होंगे और देश को आजाद करवाने के लिए कार्य करेंगे। Hey, you! The meeting time is over! Come out! अच्छा मदन, चलता हूं। वंदे मातरम। अच्छा सावरकर, वंदे मातरम। किशोरी लाल, बाहर निकालो इन्हें और इनके घर को सील कर दो। जी सर। ये तो अन्याय है। इतनी बारिश में कहां जाएंगे ये दोनों? बाबा राव को तो पहले जेल भेज दिया गया। न जाने और कितनी कुर्बानियां देगा ये परिवार। ना जाने भगवान की कितनी परीक्षा लेंगे। ये सब कब तक चलेगा? क्या हम कभी खुली हवा में सांस ले पाएंगे? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ। अंग्रेजों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये कैसा अत्याचार है। बाबा राव को तो काला पानी भेज दिया और उनकी स्त्रियों को घर से निकाल दिया। अगर तांत्या यहाँ होता तो आग लगा देता। आग। तांत्या छोड़ेंगे नहीं इन्हें। गिन गिन के बदले लेंगे। गिन गिन के बदले लेंगे। गौर ने तो इन्हें घर से बाहर निकाला ना। तुम देखना, ताते इन गौरों को देश से बाहर निकाल देंगे। घर समर्पित, वंश अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, देश के हित के लिए अब शीश भी मैं वार दूं, मैं मौत भी स्वीकार लूं, अब शीश भी मैं वार दूं, अब शीश भी मैं वार दूं, अब शीश भी मैं वार दूं। सावरकर, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो और इस पर इतना बड़ा फैसला लेना कहां तक उचित है? श्याम जी, ये सच है कि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, परंतु कई बार दूसरे बड़े कामों के सामने इस सत्य को भूलना भी पड़ता है। लंदन के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने मुझे स्वस्थ रखने के लिए यहां पेरिस भेजा था, पर अब
अब समय आ गया है जब मुझे वापस अपनी कर्म भूमि हिंदुस्तान जाना होगा। परंतु यहाँ पेरिस और लंदन में तुम्हारे इस अभिनव भारत आंदोलन का क्या होगा सावरकर? उसे अब आप संभालेंगी मैडम कामा। और वैसे भी आपके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा है, लाला हरदयाल जी हैं और दूसरे नौजवानों का साथ भी तो है। परंतु मुझे अब हिंदुस्तान जाना ही होगा। ऐसा क्या हो गया है आखिर जो तुम जिद पर अड़े हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि लंदन और हिंदुस्तान दोनों जगह तुम्हें गिरफ्तार करने के वारंट जारी हो चुके हैं। हिंदुस्तान जाने के लिए तुम्हें लंदन जाना होगा और सावरकर जाते ही गिरफ्तार हो जाओगे। मैडम, मैंने एक बार मदन लाल ढींगरा को कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति अपने विवेक से दृढ़ निश्चय ले ले, वो हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। आज मैं भी निश्चय कर चुका हूं। विनायक, इस निश्चय के पीछे कोई विशेष कारण? ये देखिए, ये पत्र आज ही हिंदुस्तान से आया है। वहां मेरे बड़े भाई बाबा राव को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया। मेरी भाभी और मेरी पत्नी को घर से बेघर कर दिया है। मेरे छोटे भाई को जेल में बंद कर दिया है और मेरे ससुर जी की तो नौकरी ही छीन ली है। बस अब और नहीं। मुझे इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी ही होगी। अभी इसी वक्त मैं लंदन होते हुए हिंदुस्तान जाने को तैयार हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम महान हो सावरकर। तुम्हारा परिवार एक बलिदानी परिवार है। देशभक्ति की इससे बड़ी मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी। जाओ सावरकर, जाओ। अच्छा, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 13 मार्च 1910 जैसे ही वीर सावरकर लंदन रेलवे स्टेशन पर उतरे, उन्हें अंग्रेज पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। लंदन की ओल्ड बिले कोर्ट में उन पर मुकदमा चला। जल्द ही कोर्ट ने यह केस हिंदुस्तान की कोर्ट में भेज दिया तथा वीर सावरकर को भी हिंदुस्तान भेजने के आदेश दे दिए। परंतु वीर सावरकर तो मानो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उनके सिर पर तो आजादी का जुनून सवार था। वे अंग्रेज सरकार को हिला देना चाहते थे। इसलिए जब 8 जुलाई 1910 को उन्हें समुद्र के रास्ते लंदन से हिंदुस्तान ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर उन्होंने वो साहसिक कदम उठाया जो पूरे विश्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना। अगर मैं बाहर निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे। ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे सारे। मेरे इस ऐतिहासिक कदम से हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे यह रिस्क उठाना ही होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। उठो सावरकर, उठो। मुझे यह रिस्क उठाना ही होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। सावरकर, उठो और कुछ करो। Oh no! He's gone! वीर सावरकर अंग्रेज सिपाहियों को चकमा देकर समुद्र में कूद गए और मार्से शहर पहुंच गए। परंतु अंग्रेज सिपाहियों ने उनका पीछा किया। फ्रांस में उन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, इसलिए उन्हें वहां कानूनन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।
परंतु अंग्रेज सिपाहियों ने फ्रांसीसी सिपाहियों को रिश्वत देकर वीर सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें हिंदुस्तान ले आए। यहाँ हिंदुस्तान में नासिक में उन पर 2 मुकदमे चलाए गए। एक तो हिंदुस्तान में बम बनाने के फॉर्मूले को जन जन तक पहुंचाने का, और दूसरा नासिक के जज मिस्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र का। और दोनों ही मुकदमों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद अर्थात 25 वर्षों का कारावास। इस प्रकार उन्हें 2 उम्र कैद यानी 50 वर्षों की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान की पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया गया। और मारो। यहाँ के हर कैदी को गलती करने से पहले पता होना चाहिए कि उनका जेलर डेविड बैरी है। और मारो इसे। आओ मिर्जा आओ, ले आए इन बैरिस्टर साहब को। तुम्हें पता है मिर्जा, ये बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर। अब निकालूंगा मैं इसकी बैरिस्ट्री। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत परेशान किया था ना इंग्लिश पुलिसमैन को। हाँ, तुम्हें पता है मिर्जा, ये बैरिस्टर साहब समुद्र में कूद गए थे, भागना चाहते थे। डरपोक साला चूहा आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता है और समुद्र में कूद कर भाग गया। पर कितनी देर तक, आखिरकार आ ही गया ना वापिस चूहा पिंजरे में, डेविड बैरी के पिंजरे में। अब यहां से भाग कर दिखा चूहे। भूल कर भी भागने की कोशिश मत करना मिस्टर बैरिस्टर। घर वालों को लाश तक भी नहीं मिलेगी, लाश भी, समझे? यही दफन कर दूंगा इसी जगह, इस विशाल समुद्र में। बिहेव विद इन योर लिमिट्स मिस्टर बैरी। हम राजनैतिक कैदी हैं। वी आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कोई चोर, डाकू या लुटेरे नहीं। और समुद्री जहाज से मैं इसलिए नहीं भागा था कि मुझे अपनी जान प्यारी है, बल्कि वो तुम अंग्रेजी सरकार के मुंह पर एक तमाचा था, यह बताने के लिए कि तुम अपने आप को कितना भी स्मार्ट, चतुर या चालाक क्यों ना समझते हो। हम हिंदुस्तानी जब अपनी पर आते हैं ना, तो तुम्हारे नाक के नीचे से भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नकारा है तुम्हारी पुलिस, निकम्मे हो तुम, यही बताना चाहता था और डंके की चोट पर बताया, पूरे संसार को बताया मैंने। बड़ा आया तमाचा मारने वाला। ये देख, ये इस बिल्ले पर लिखा है तेरी रिहाई का साल। ये देख, ये 1961। पूरे 50 साल रहना है यहां, मेरी जेल में, डेविड बैरी की जेल में। इन 50 सालों में देखना कितने तमाचे मारता हूं मैं मिस्टर बैरिस्टर,
कितने तमाचे। मिर्जा, ले जाओ इन मिस्टर बैरिस्टर को और जेल की 7 नंबर वाली बैरी की तीसरी मंजिल की सबसे आखिरी कोठरी में बंद कर दो। 6 महीने तक ना तो ये किसी कैदी से मिल सकता है और ना ही कोई दूसरा कैदी इसके पास फटकेगा। सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, निकल जाएगी सारी हेकड़ी। ये डी, इस डी का मतलब जानते हो मिस्टर बैरिस्टर? इसका मतलब है डेंजरस, यानी के खतरनाक। डेंजरस बाय फुट। तुम डेविड बैरी से खतरनाक नहीं हो। मिर्जा, ले जाओ इसे। बड़ा आया खतरनाक। तो फिर इन कपड़ों से क्या शिकायत है? अच्छे लग रहे हैं ना मुझ पर? मैंने खुद ही इन्हें स्वीकार किया है। और फिर इन कपड़ों से क्या होता है? मनुष्य तो वही रहता है ना। टांगे टूट गई हैं क्या तुम्हारी? सीधा खड़ा हो नालायक। चल सीधा चल, सीधा। आज तेरी बारी है कोलू चलाने की। चल, पूरे 30 पाउंड तेल निकालना है तूने आज। चलो सारे पीछे हटो, कोई आगे नहीं आएगा। देखो देखो, ये तो बाबा राव है, सावरकर के बड़े भाई। क्या कहा? अपने बैरिस्टर साहब के बड़े भाई? भाई मिर्जा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया कि दो सावरकर हैं मेरी जेल में? दो सावरकर। फिर तो खूब गप्पे मारते होंगे दोनों भाई, गले मिलकर रोते भी होंगे। जी नहीं मिस्टर बेरी, गले मिलना तो दूर, मैं आज ही पहली बार इनके सामने आया हूं। तुमने ही तो मुझे सबसे मिलने से रोक रखा था। अपने बड़े भाई के इतने पास होकर भी मैं इनको प्रणाम भी ना कर पाया। और जहां तक बात रोने की है, हम देशभक्तों ने रोने की नहीं, रुलाने की कसम खाई है।
तुम अंग्रेजों को रुलाने की। बस चुप हो जाओ मिस्टर बैरिस्टर। क्यों क्यों चुप हो जाऊं? नहीं सुन सकते ना सच्चाई? तुम तो बस अत्याचार करना जानते हो। तुम्हारे अत्याचारों के कारण ही इंदु भूषण ने आत्महत्या की। उल्लासकर लगभग पागल हो चुका है और वो 16 साल का बच्चा नानी गोपाल मरने की हालत में पड़ा है। और कितने अत्याचार करोगे मिस्टर बैरी? कितने? याद रखो, तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। बस चुप हो जा, चुप हो जा मिस्टर बैरिस्टर, चुप। डेविड बैरी के कानों को ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं है। मैं सब जान गया हूं मिस्टर बैरिस्टर। ये बगावत की आग, क्रांति की आग तुमने ही लगाई है इन कैदियों में। अब सबसे पहले मैं तुम्हारी ही अकड़ दूर करता हूं। मिर्जा, इस छोटे सावरकर को रोज दिन में 8 घंटे खड़ी बेड़ी में बांध कर रखो। हाथ ऊपर बांधो और पैर नीचे, हिलने मत दो इसको। और इसके भाई को तब तक कोलू में लगा कर रखो जब तक ये 30 पाउंड तेल नहीं निकाल लेता। जो भी कैदी इनकी तरह आवाज उठाए, जीभ खींच लो उसकी। जी साहब। सब के सब नालायक हैं, साले काले कुत्ते। मार डालूंगा सबको, सबको मार डालूंगा। बैरिस्टर साहब, अपना बर्तन उठाओ और चलो यहां से। मन समर्पित, तन समर्पित, और ये है जीवन समर्पित। देश के हित के लिए अब शीश भी मैं वार दूं, मैं मौत भी स्वीकार लूं। अब शीश भी मैं वार दूं, अब शीश भी मैं वार दूं। मर जाना किसी समस्या का हल नहीं। जरूरत है जिंदा रहते हुए उस समस्या का सामना करना और उसे हल करना। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? सावरकर अपनी जान की भीख नहीं मांग सकता, किसी से भी नहीं मांग सकता, और कभी नहीं। क्या सोच रहे हो सावरकर? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी आत्मा। मेरे विचार से राम बहादुर ठीक कहता है, मर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। आवश्यकता है जिंदा रहते हुए समस्या का सामना करना और उसे हल करना। मैं अपनी जान की भीख कभी नहीं मांग सकता, किसी से भी नहीं मांग सकता। किंतु यदि 50 साल तक तुम इस सेल्यूलर जेल में बिता दोगे तो देश के लिए कब लड़ोगे? तुम्हारे उस प्रण का क्या होगा सावरकर, जो तुमने बचपन में लिया था? हे माता वेश्ता मर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फैलाऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। हे माँ, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो माँ, शक्ति दो।
अपने इसी प्रण के लिए ही सही, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए ही सही, 30 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए ही सही, तुम्हें यहां से निकलना होगा। सावरकर, तुम चुप क्यों हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? यहां जेल में तुम्हारे पास इस युद्ध को जारी रखने का कोई साधन भी तो नहीं है। तुम्हारे आजाद होने की अपील, एक आरामदायक जीवन जीने की अपील नहीं, अपितु बाहर निकलकर पूरी ताकत से इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की एक योजना होगी। उठो सावरकर। सावरकर वीर है, साहसी है। सावरकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें माफीनामा लिखना होगा सावरकर। उठो सावरकर, उठो उठो सावरकर, उठो, जागो, सोचो मत सावरकर, तुम्हें ही इस देश को आजाद कराना होगा, अपने भारतीय भाई बहनों के लिए लड़ना होगा। उठो सावरकर, उठो, उठो सावरकर, उठो। हाँ, लिखूंगा मैं माफीनामा। नहीं छोड़ सकता मैं 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को भाग्य के भरोसे। लिखूंगा मैं। मेरी आजाद होने की अपील एक आरामदायक जीवन जीने की अपील नहीं होगी, अपितु बाहर निकलकर पूरी ताकत से इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की योजना होगी। यहां जेल में मेरे पास इस युद्ध को जारी रखने का कोई साधन भी तो नहीं है। ठीक कहता है राम बहादुर, मुझे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चाहे वो नाटक हो या माफीनामा। लिखूंगा मैं।